दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज गया है। दिल्ली के दंगल में बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे चुनाव लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के करिश्मे से उम्मीदें हैं। मुकाबले में तो कांग्रेस भी है, लेकिन आमने सामने की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। चुनाव को लेकर क्या है आम आदमी पार्टी का एजेंडा? एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने तफसील से की है बातचीत। नमस्कार। मेरा पहला सवाल वही जो सब आपसे पूछेंगे जब आप प्रचार करने जाएंगे कि दिल्ली की जनता आप पर पुनः विश्वास क्यों करे? दिल्ली की जनता ने हमारे 49 दिन की सरकार देखी थी। जब दिल्ली में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उसमें जो हम लोगों ने महंगाई कम की, बिजली के दाम कम किए, पानी के दाम कम किए, पानी की चोरी रोकी जिसकी वजह से दिल्ली में जगह जगह पानी आने लगा था, नर्सरी के स्कूल एडमिशन्स में डोनेशन का धंधा बंद किया था, उसको ट्रांसपेरेंट किया था, भ्रष्टाचार कम हुआ था उन दिनों में। जो लोग कहते हैं कि आज तक कभी उन्होंने देखा नहीं 65 साल में कि पुलिस वालों ने, एमसीडी वालों ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, कभी देर नहीं देखा था। तो लोग इसलिए लोग खुद कह रहे हैं कि हमें वो 49 दिन वापस चाहिए। पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, मैंने आपसे बोला था कि आपका 100 डे प्लान क्या है। आपने कहा इंडिया में ऐसे सरकारें नहीं चलती 100 डे प्लान पर, लेकिन आपने 49 डेज में ही आपने इतना कुछ कर दिखाया, आप कह रहे हैं। तो अब आपका 100 डे प्लान क्या होगा अगर आपकी सरकार आती है तो? देखिए, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि हमने पहले दिल्ली में बिजली के दाम कम करे, दोबारा सरकार बनेगी फिर से बिजली के दाम कम करेंगे। हमने पानी के दाम कम करे, दोबारा सरकार बनेगी फिर से पानी के दाम कम करेंगे। ओवरऑल महंगाई कम करेंगे, और महंगाई कम हो सकती है, हमने करके दिखाई थी। हमारे ज़माने में 10 रुपये किलो आलू मिला करते थे, जो आज 45-50 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे। भ्रष्टाचार कम हो सकता है, हमने करके दिखाया था। ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे हम लोग 5 साल के अंदर आपको। और ये कोई मैं स्लोगन नहीं दे रहा, 5 साल के अंदर दिल्ली को दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से हम बना के दिखाएंगे, राज्यों में से बना के दिखाएंगे। दिल्ली को अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया शहर बनाएंगे। और एक जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की। दिल्ली के अंदर आज अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के अंदर लोग बिल्कुल एक तरह से जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई बेसिक सुविधा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा खर्च नहीं हो सकता। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ को 1 साल के अंदर हम रेगुलराइज करें। अरविंद जी, आपने पूरी लिस्ट गिना दी, ये जो राम राज्य आने वाला है, तो इसमें 49 दिन में काफ़ी आया था। ठीक है, तो आपके लोग कहते हैं कि हमने ट्रेलर दिखाया था, अब फिल्म बाकी है। चलिए ठीक है। आप, वैसे मैंने सुना आप फिल्में तो देखते नहीं हैं, पर आप जो ये राम राज्य के सपने दिखा रहे हैं, इसमें जन लोकपाल बिल तो है ही नहीं। इसी उस जन लोकपाल आंदोलन पर ही आपकी पूरी पार्टी, इट केम इनटू प्रोमिनेंस मीडिया में चारों ओर, और अब तो आप उसका जिक्र तक नहीं करते। नहीं, जब मैंने कहा ना भ्रष्टाचार कम करेंगे, तो भ्रष्टाचार कम करेंगे एक पूरा पैकेज है। उसमें क्या क्या करेंगे? उसमें जो हमने, जब मैं मुख्यमंत्री बना, शपथ ली थी, मैंने कहा था अब अगर कोई पैसे मांगे मना मत करना, सेटिंग कर लेना, अपना फ़ोन निकालना, उसमें उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेना और मेरे को दे देना, मुझे फ़ोन कर देना। मैंने एक टेलीफोन नंबर, ये बड़ा विजिलेंटे सिस्टम ऑफ जस्टिस था। उस टाइम भी डर लग रहा था कि ये क्या आप कह रहे हैं कि आप शिकायत ऐसे करेंगे और उसकी बिना तहकीकात उसको पकड़ लेंगे और जेल में बंद करेंगे। द पर्सन हैज टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये थोड़ा विजिलेंटे जस्टिस सिस्टम, इससे डर रहे थे लोग? नहीं डर रहे थे। ये तभी तो भ्रष्टाचार कम हुआ था। 49 दिन के अंदर कैसे डरने लगे थे लोग? कैसे भ्रष्टाचार कम हुआ था? इसी वजह से भ्रष्टाचार कम हुआ था क्योंकि कोई भी ऑफिसर, सारे ऑफिसर भ्रष्ट नहीं होते, कुछ होते हैं जो भ्रष्ट ऑफिसर थे, उनको ये लगने लगा कभी सामने वाला मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर लेगा, मैं इससे पैसे मांगूं। ईमानदारों को हमने तरक्की दी थी, ईमानदारों को इनाम देना चालू किया था। तो पहली चीज़ तो वो टेलीफोन लाइन दोबारा चालू करेंगे। दूसरा, लोकपाल बिल पास करेंगे कि जो भ्रष्ट लोग हों उनकी तुरंत जाँच हो, तुरंत जेल में जाएँ। तीसरा, जो गलत रूल्स हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉ हैं, जैसे वैट है दिल्ली के अंदर, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इसका सिंप्लीफिकेशन शुरू किया था हमने। एक AR10 फॉर्म होता था, उसको मैंने अबॉलिश कर दिया था। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था जिसकी वजह से लोगों को रिश्वत देनी पड़ती थी, वो फॉर्म अबॉलिश कर दिया था।
वैट की रेड बंद कर दी थी 49 दिनों के अंदर व्यापारियों तो आपने जन लोकपाल बिल मैं आ रहा abandon हूं, नहीं किया। मैं आ रहा हूं उस पे। हाँ जी। तो वैट की रेड बंद कर दी मैं थी इसलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि पहले आप कोई भी सवाल पूछे उसको जन लोकपाल बिल पे ले आते थे, और अब आप मैं जन लोकपाल बिल सवाल नहीं, पूछते तो आप किसी और का जवाब भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपको कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो लोकपाल बिल भी पास करेंगे, टेलीफोन लाइन भी लाएंगे, कंप्यूटराइजेशन भी करेंगे, और ये वैट को और दूसरे कानूनों को सिंप्लीफाई भी करें। तो ये सब लाने के लिए तो आपको सीटों की जरूरत होगी। आप क्या समझते हैं कितनी सीटें आएंगी आपकी इस बार? मुझे तो लगता है कि पूर्ण बहुमत आएगा, 45 के करीब आनी चाहिए। पूर्ण बहुमत बीजेपी की तरह जैसे जो केंद्र में है, हाँ बिल्कुल। तो आपको 45 किसी के और करीब पार्टी आनी की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं इस बार? जरूरत पड़ेगी। और अगर पड़ गई तो? मुझे लगता है ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, नहीं होगा। तो ये जो आप माहौल मैं देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर, मैं तो सारा दिन घूमता रहता हूँ। देखिए, आज आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, लोग कहेंगे कब समाजवादी पार्टी इस्तीफा दे, कब जान छूटे। पंजाब चले जाओ, लोग कहेंगे कब अकाली दल इस्तीफा दे। दिल्ली के अंदर आओ तो कहते हैं लोग इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। 49 दिन की फिर मैं सरकार लोगों उसी को पे- इतनी अच्छी लग रही थी कि लोग वो सरकार वापस मांग तो रहे हैं। उसी बात पे आती हूँ, फिर आपने विश्वासघात नहीं किया लोगों के साथ? विश्वासघात आपको नहीं किया। लगता नहीं कि आपने गलती की? मैं पूरा, चूंकि आपने अच्छा प्रश्न पूछा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्यों इस्तीफा दिया। 49 दिन हमने बड़ा अच्छा काम किया, सब लोग मानते हैं। लेकिन आप ये देखो, मैंने बिजली के दाम बढ़ाए घटाए, मेरे इस्तीफा देते ही इन्होंने फिर बढ़ा दिया। जो कुछ मैंने काम किया था, मेरे इस्तीफा देते ही उन्होंने सारा काम वो बंद कर दिया। इसका मतलब मैं व्यवस्था में कोई चेंज नहीं कर पाया। व्यवस्था में चेंज करने के लिए हमें कानून बदलने थे, हमें लोकपाल बिल लाना था, हमें स्वराज का कानून लाना था, कई सारे कानून लाना चाहते थे। लेकिन विधानसभा में आपने देखा होगा आखिरी के 2 दिन बीजेपी और कांग्रेस वाले कैसे इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमारी सरकार नहीं चलने दी। तब मैंने इस्तीफा ये सोच के दिया था कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कल ये लोग विधानसभा भंग कर देंगे, दिल्ली लोकसभा के साथ चुनाव हो जाएंगे और फिर हम पूर्ण बहुमत में आएंगे और कांग्रेस के साथ बिना सपोर्ट लिए हम सरकार चलाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन तो उस करेंगे। टाइम तो आपने एक कहा मिनट। था कि लेकिन मैंने कभी भी ये एसेस नहीं किया कि ये लोग चुनाव ही नहीं कराएंगे, ये लोग 8 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो ये तो आप नीजर्क रिएक्शंस लेते हैं ना, आप आगे की नहीं सोचते। आप you're वहाँ पे not हमारी गलती हुई। futuristic. This is the problem with say maybe your inexperience in politics, that you're not pragmatic, you don't see the larger picture. आप एक डिसीजन लेते हैं बिना आगे की सोचे, ये आपके ऊपर आरोप है। 49 दिन की सरकार में हमने 150 से ज्यादा डिसीजन लिए होंगे। जब मैं आप काम पॉलिटिक्स करते की बात कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं बात करी मैं। आप मानते हैं politics- एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे डिसीजन लेते हैं? मैं मेरे मानने या ना मानने से आपकी सीटें तो आएंगी नहीं ना। मैं आपसे कह रही हूँ कि पॉलिटिक्स में आप मैं ये कह रहा हूँ कि जब देखिए, आप काम करते हैं ना, विजुअली आप सोचिए, जिन्होंने आपको वोट दिया, एक महीने के अंदर वो देखते हैं आज सीएम कैंडिडेट रजाई में लिपटा हुआ धरना कर रहा है। मतलब कभी तो आपको धरना सिचुएशन से बाहर आके एक सीएम की तरह यू शुड हैव एक्टेड, है ना? तो पहले वाले क्वेश्चन का भी जवाब दे दो, फिर दूसरे का देता हूँ। पहली बात तो ये कि जब आप 100 काम करते हैं तो उसमें 10 डिसीजन 15 डिसीजन गलत भी होते हैं, गलती इंसान से ही होती है। और हमने माना कि हमारा इस्तीफा देने का निर्णय जो था वो गलत था और हमें जनता से पूछना भी चाहिए था। दूसरा, आपने धरने की बात कही। धरने को लेके मुझे लगता है मीडिया ने थोड़ा सा नेगेटिव प्रोजेक्ट किया। हाँ, मैंने धरना किया। क्यों धरना किया? इसलिए धरना किया क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेके मतलब मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ। दैट इज़ समथिंग जिसके ऊपर मैं किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जैसे मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहला काम मैंने किया, मैंने पुलिस कमिश्नर को समन किया और उनको यही कहा था कि अब अगर कोई दिल्ली के अंदर बलात्कार होगा, 2 तरह के बलात्कार होते हैं। एक तो घर के अंदर ही किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, उसका तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा अगर कोई दूसरा बलात्कार होगा कि बाहर के आदमी ने किया, मैंने कहा किसी को तो आपको जिम्मेदारी ठहरानी पड़ेगी। वहाँ का बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था, एसएचओ क्या कर रहा था, कौन कहाँ था। जब ये 3 इंसिडेंट्स हुए मेरी नज़र में आए तो मैं धरने पे बैठा महिलाओं के सुरक्षा को लेके। कुछ लोगों ने कहा नाटक कर रहा है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड के अंदर रात को सड़क पे सोना कोई नाटक नहीं हो सकता। आप मेरे उससे सहमत? मैंने धरना किया तो मुझे एनार्किस्ट कहा गया। 2007 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने खुद भी तो कहा कि मैं आ रहा हूँ 2007 में नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन का धरना किया था नर्मदा डैम को सपोर्ट करने के लिए। तो आपने मोदी जी को कॉपी किया? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए पूरी बात।
नरेंद्र मोदी जी ने धरना किया था 2007 में 3 दिन के लिए, उस टाइम किसी ने कुछ नहीं कहा। नीतीश कुमार जी ने धरना किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है शायद जयललिता जी ने भी धरना किया था, कई मुख्यमंत्रियों ने धरने किए नहीं, हैं। मैं धरना के जब against उनकी नहीं हूं। सेंटर से डिमांड थी, उन्होंने धरने किए हैं। लेकिन जब मैं धरना करता हूं तो उसको एनार्किस्ट और डेमोक्रेसी के खिलाफ और कॉन्स्टिट्यूशन के आपने खिलाफ अपनी ही सरकार के ऊपर किया ना, यही तो मैं कह रही हूँ। आपकी अपनी तो सरकार नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार के अंडर में पुलिस थी, समझने की कोशिश। मेरी सरकार होती तो मैं खुद ही निर्णय ले लेता। अच्छा, अब थोड़ी वापस मैं पॉलिटिक्स पे आ जाती हूँ। सीटों पे डिसीजन हो गए कि कितने कौन कैंडिडेट्स होंगे, कहाँ से लड़ेंगे? अभी कर रहे हैं। कौन डिसीजन ले रहा है? अरविंद जी, सब कहते हैं कि आप में भी, एएपी में भी वही हाईकमांड कल्चर आ गई है, अरविंद केजरीवाल सब डिसीजंस लेते हैं और आप भी सीटों के ऊपर आपका ही चलेगा अब राज। ये कहना गलत है, क्योंकि पहली बात तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं। जैसे लोकसभा का चुनाव था, 3 या 4 जनवरी के आसपास का आप अपना उठा के देख लीजिएगा। मैंने कहा था हमें लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। मैंने ये भी कहा था, मेरी पर्सनल ओपिनियन। लेकिन बाद में पार्टी के अंदर सब लोगों ने कहा कि नहीं लड़ने चाहिए। मेरी ओपिनियन जो है माइनॉरिटी ओपिनियन थी, मैं पार्टी के साथ गया। तो ये कहना गलत तो है। वाराणसी जाने का भी आपका फैसला था कि वो सबने मिलकर लिया था, वो सबने मिलकर लिया था। गलत लिया था, सही लिया था? उसके ऊपर चर्चा करने से फायदा। गलत और सही तो नतीजों के बाद फिर कुछ भी कहना बड़ा आसान होता है। तो इसीलिए ये कहना गलत है कि अकेले मेरी चलती है, सब लोगों की मिलके हम लोग निर्णय लेते हैं। और जैसे पिछली बार हमने वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया था, तो इस बार भी जो कैंडिडेट्स पिछले वाले रिपीट करेंगे उनमें तो ओपिनियन आई हुई है, लेकिन जहां जहां बदलेंगे वहां जरूर वॉलंटियर्स। लोग आ रहे हैं, तांता लगा हुआ है लोगों का जो टिकट मांग रहे हैं। चूंकि इस बार सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है। पिछली बार तो लोग ये सोच रहे थे ना कि अरे इनकी तो 2 सीट आएगी, 3 सीट आएगी। तो इस बार तो काफी लोग इंटरेस्टेड हैं। अरविंद जी, मुझे याद है पिछली बारी यहाँ पे इतने लोग आए थे जिन्होंने काम वाम छोड़ के वो आ गए थे, अमेरिका से भी आए थे। वॉलंटियर्स थे। लेकिन एक परसेप्शन जनता के बीच, जनता कहती थी अच्छे लोग हैं, लेकिन एक परसेप्शन थी मीडिया में भी, एक्सपर्ट्स में भी, कि इनकी सीट्स कम आएंगी पर भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आज वो वाली परसेप्शन नहीं। आज परसेप्शन ये है कि टक्कर इन 2 के बीच में, इन 2 में से ही किसी की सरकार बननी है। कांग्रेस आउट है। तो आज लोगों के अंदर डिमांड ज़्यादा है। तो सिर्फ भले लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है? नहीं, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक है उस आदमी का बैकग्राउंड, 3 चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उसका कैरेक्टर, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल केस मतलब धरने वरने के तो होते हैं, मेरे ऊपर भी बहुत है धरने वर के, पर कोई क्रिमिनल के हीनस क्राइम का कोई केस नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कोई करप्शन के एलिगेशंस भी नहीं होने चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप 1 मिनट जी। और दूसरा, इन 3 के बाद जो हमारे शॉर्टलिस्ट में बचते हैं, फिर हम देखते हैं इनमें से सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस किसके हैं। विनेबिलिटी फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज कैरेक्टर, क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड इफ देयर इज नो करप्शन चार्ज, राइट, देन जो बच जाते हैं, जो ईमानदार लोग बच जाते हैं, उसमें से जीतने के तो चांसेस। इसमें आप जाति धर्म पे बिल्कुल नहीं देखेंगे, वेदर अ पर्सन इज अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ वुमन और अ मैन, और ये सब नहीं देखेंगे? प्रोफेशनल और किटी पार्टी लेडी और फिल्म स्टार, कोई भी आ सकता है? भाई सारे इस देश के नागरिक हैं, सब लोगों को जो ज्यादा वहां पे अच्छा जीत सकता है वो उसको मिलना चाहिए। एंड नो कॉम्प्रोमाइजेस एट ऑल व्हाटसोएवर? नो कॉम्प्रोमाइजेस ऑन दीज 3 थिंग्स। अच्छा, तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आप हैं? पार्टी तय करेगी। अभी डिसाइड नहीं हुआ कि आप हैं कि नहीं? अभी डिसाइड नहीं हुआ, बट मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। परफॉर्म्ड वेरी वेल, माय पार्टी शुड सपोर्ट मी। The reason I'm asking it is that it is possible that if you don't get the full numbers, then there is a possibility that some might think that it is possible to get a Congress support or a BSP support to form a government having, say, Manish Sisodia, not an Arvind Kejriwal. Matlab, is it possible that a minus Kejriwal solution is a possibility for AAP? अब बड़ी, इफ दिस इज पॉसिबल देन दैट इज पॉसिबल। इसको छोड़ दीजिए ना, जब होगा तब देख लेंगे। अच्छा, तो हो सकता है, मतलब इसको आप रूल आउट नहीं करेंगे? किस चीज को? मैं समझा नहीं आपका कि क्वेश्चन। अगर मेरा ये कहना है, अगर हंग असेंबली इज नॉट अ रिमोट पॉसिबिलिटी, हो सकता है, मैं है ना? हो चुका है 1 साल पहले, 1 मैं साल आपको से कम क्लियरली हो चुका बता है। देता हूं ना जी, आम आदमी पार्टी विल गो टू द पोल्स विद अ सीएम कैंडिडेट। हम इसको लटका नहीं रहे दूसरी पार्टियों की तरह। कौन होगा सीएम कैंडिडेट, पार्टी तय करेगी। बट आई हैव नॉट परफॉर्म्ड सो बैडली
both as a CM and as the convener of the party. There is no reason I find, बाकी तो पार्टी तय करेगी, that why they should not repeat it. So उस टाइम क्या होगा वो पॉसिबिलिटीज तो खत्म हो जाती है ना, इफ द पार्टी ऑलरेडी अनाउंसेस इट्स सीएम कैंडिडेट राइट नाउ. अगर कोई आपकी पार्टी में से कहता है कि नहीं केजरीवाल इज नॉट सीएम कैंडिडेट तो नहीं होगा. ओके, फिर केजरीवाल नहीं होगा, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता. किसको सस्पेंड किया? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग आपके साथ जो थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया वो अब आपको छोड़ के चले गए हैं. आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ कोर्स. जैसे बताओ. शाजिया हैं एंड किरण बेदी हैं, अन्ना जी हैं, सब दे हैव लेफ्ट द आंदोलन इजंट इट? और तो इसीलिए मैं और नहीं है ना, ये काफी नहीं है. एक मिनट, ये आपके इतने बड़े सपोर्टर्स थे अरविंद जी, और आप इनको और में डाल रहे हैं. मैं एक मिनट, जस्ट वन सेकंड. अन्ना जी और किरण बेदी जी पार्टी बनने के पहले चले गए थे फॉर द सिंपल रीजन, वो ये कह रहे थे कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते, इसलिए चले गए थे. कोई मनमुटाव नहीं है अन्ना जी के साथ. उसके बाद कितनी बार मैं मिला, कितना उनके साथ अच्छे रिश्ते, कोई मनमुटाव नहीं है. पार्टी बनने के बाद शाजिया जी गई हैं बस. मेरा ये कहना है जैसे आप ANI चलाती हैं, वो तो टाइम्स नाउ के स्क्रीन पे ज्वाइन की पार्टी उन्होंने, और हेडलाइंस टुडे के स्क्रीन पे उन्होंने छोड़ दी पार्टी. कब उन्होंने कई लोग तो कहते हैं बीजेपी ने प्लांट किया था. जैसे ही हमारी सरकार बनी आ गए, जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और बीजेपी को बहुमत मिल गया, वो चले गए. मतलब आपकी पार्टी मीडिया में बनी, मीडिया से बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है. खैर उस पे मैं बाद में जाऊंगी. पहले बताइए, आपने कोशिश की इन लोगों को वापस लाने में पार्टी में? नहीं, कोशिश हम किसी को भी वो नहीं करते. पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ, पार्टी को छोड़ के लोग जाते हैं. कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि भाई अभी तक काम कर रहे थे, अब घर का खर्चा नहीं चल रहा, दे हैव टू गो बैक टू देयर वर्क. ऐसे भी कई वॉलंटियर्स हैं. कुछ लोग हैं जो मनमुटाव की वजह से भी जाते हैं. पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार होती है. परिवार में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं सारे इंसान हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं आपस में बैठ के. आपको नहीं लगता पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द कंट्री. उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता. हम अपनी पार्टी के सब काम कर रहे हैं, तो पर मैं पार्टी जैसे के थ्रू करेंगे ना. मैं ये कह रहा हूँ ना कि जैसे आप ANI चलाती हैं, उसमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं बैठ के. इसका मतलब ये थोड़ी कि बिखर गया. तो उसी तरह से पार्टी में भी अगर पार्टी के अंदर 1, 2, 3 लोग चले गए, नहीं जाना चाहिए था, मैं मानता हूं नहीं जाना चाहिए था, कोशिश की हमने, नहीं रुक पाए, लेकिन 30,000 लोगों ने और ज्वाइन किया वॉलंटियर्स के रूप में. तो पार्टी एक्सपैंड कर रही है ओवरऑल. अगर देखें आज पार्टी के अंदर एक वुमेन्स विंग बन गई है, यूथ विंग बन गई है, स्टूडेंट्स विंग बन गई है, ट्रेडर्स विंग बन गई है, इंडस्ट्रियलिस्ट विंग बन गई है, और गली गली के अंदर उनके लोग हैं. इतने लार्ज संख्या में वॉलंटियर्स ज्वाइन कर रहे हैं. ये तो सिर्फ आपको दिख रहा है, हम बाहर बैठे लोगों को तो सिर्फ उदासीनता दिख रही है आपकी पार्टी. आप देखना, बहुत से लोग हैं जो समझते हैं दैट अरविंद केजरीवाल इज नाउ फोकसिंग ऑन द लोअर मिडिल क्लास and maybe the lower class but not the upper middle class, the creamy layer, and the upper class doesn't figure in Mr. Kejriwal's scheme of things. Is that true? कौन लोग सोचते हैं ये? आपकी पार्टी से. जैसे मैं आपको सोर्सेस थोड़ी ना बताऊंगी. केजरीवाल कोई हमारी पार्टी से नहीं सोचता. ये मीडिया ने एक गलत इंप्रेशन किया हुआ है. जब हमारी सरकार थी, हमने बिजली के बिल कम किए, पानी फ्री किया. इससे लोगों को ये लगा कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं केवल. साथ साथ पब्लिक स्कूल्स के अंदर नर्सरी एडमिशन्स में जो धांधलियाँ होती हैं, डोनेशंस मांगे जाते हैं, उसको पूरा ट्रांसपेरेंट किया और डोनेशन का धंधा बंद किया. पब्लिक स्कूल्स में तो मिडिल क्लास वाले जाते हैं ना, तो ये तो मिडिल क्लास के लिए किया. दिल्ली के व्यापारियों के लिए वैट को सरलीकरण किया, रेड राज बंद किया. दिल्ली के व्यापारी तो मिडिल क्लास वाले हैं. दिल्ली के इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के लिए इतना किया, ये तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले हैं. तो दिल्ली में ट्रांसपोर्टर्स आज मतलब गाथा गाते हैं हम लोगों की. एक ट्रांसपोर्टर मिला, वो बता रहा था कि जी 1 लाख रुपए की रोज रिश्वत देता हूं मैं दिल्ली में. वो ट्रैफिक लाइट के ऊपर बंधे होते हैं इनके पैसे. आपके 49 दिन के अंदर 49 लाख रुपए मेरी रिश्वत के बच गए थे पैसे. कहता मैंने अपने ट्रांसपोर्ट की रेट घटा. ऑटो वाले आपके साथ आएंगे इस बार? जिस तरह पहले मैं बात पूरी. सो इसीलिए ये कहना कि हम लोग केवल लोअर क्लास के लिए हैं, या हम लोग ईमानदारी के लिए हैं. जो व्यक्ति इस देश के अंदर ईमानदार सरकार चाहता है और ईमानदार व्यवस्था चाहता है, वो सब हमें वोट देंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो. अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल कहाँ से लड़ेंगे इलेक्शन? दिल्ली, नई दिल्ली से ही लड़ना चाहिए. मतलब देखिए, फाइनल
डिसीजन तो पार्टी लेती है, पर नई दिल्ली से ही मतलब मेरी चाहत तो है नई दिल्ली से अगर लड़ूंगा। बीजेपी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती है, और जैसे कि आप अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि जगदीश मुखी विल बी द बीजेपी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, आपने चूज कर लिया उनके लिए, अगर वो वेस्ट दिल्ली से लड़ेंगे तो क्या आप सीधा टक्कर उनसे लेंगे? आप वेस्ट दिल्ली जाएंगे? उनको आना चाहिए यहाँ लड़ने के लिए, देखते हैं वो करें तो सही, तो फिर अच्छी टक्कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो सीएम कैंडिडेट अनाउंस तो करें। पर देयर इज आल्सो द ओपिनियन दैट बीजेपी विल नॉट पुट अप अ सीएम कैंडिडेट। क्यों नहीं कर रहे वो? क्योंकि उनका तो एक विनिंग फॉर्मूला बन गया ना मिस्टर मोदी के नाम पर इलेक्शन जीतने का। अब वो ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मुझे वोट दो, मैं महाराष्ट्र चलाऊंगा, मुझे वोट दो, मैं हरियाणा चलाऊंगा, मुझे वोट दो, मैं दिल्ली चलाऊंगा। कैसे हो सकता है? जैसे दिल्ली में एमसीडी है, पर लोग मान चुके हैं ना उनकी बात, उनको तो वोट दे दिया। इसीलिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जगदीश मुखी, कोई खट्टर, कोई फडणवीस, यही बनेंगे। तो लड़ाई केजरीवाल और जगदीश मुखी के बीच में है, लड़ाई केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री। मैं कई लोगों से बात करता हूं दिल्ली के अंदर, एक मिनट दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर लोग यही कहते हैं जी लोकसभा में मोदी जी को दिया था प्रधानमंत्री के लिए, दिल्ली तो हम केजरीवाल को चाहते हैं। कैंपेन में तो वो मोदी आएंगे, लोगों तो सीधा टक्कर आपका उनके साथ होगा। लोगों को कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी जगदीश मुखी जी के लिए वोट मांगने आए हैं। हाँ तो ठीक है, वो तो किसी के लिए भी मांग रहे हैं तो बिना नाम दिए। मतलब आपका जो इशारा है वो इनका एक और जो प्रोपेगेंडा है कि केंद्र में और राज्य में सेम सरकार हो तो फायदा होता है ना? ये तो आप भी मानते हैं। आप यू वेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द विमेन्स इशू, राइट? अगर आपकी सरकार, एएपी की सरकार होती तो आप प्रोटेस्ट ना करते। इट वुड हैव बीन सो मच इजियर फॉर यू, इजंट इट? आपकी सरकार ही इसीलिए गिरी बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉन्ट्रोवर्सीज। तो अगर दोनों जगह एक ही पार्टी हो तो इजंट इट बेनिफिशियल, प्रैग्मेटिक आप सोचें ना। तो लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे स्वच्छ भारत का जो प्रोग्राम है वो दिल्ली में नाले जल्दी क्लीन हो जाएंगे अगर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की एमसीडी में सरकार, नाले हो गए क्लियर। आपके घर के सामने ही देखा हमने, बहुत नाला गंदा पड़ा। यूपी की सरकार है यहाँ पे हमारे घर के सामने। तो मैंने ये कहा कि मैं अब इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, 12 साल से गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी का राज था, उस टाइम कांग्रेस का राज था सेंटर में, अलग अलग पार्टियां थी। बीजेपी कहती है कि गुजरात का बहुत विकास हुआ जब अलग अलग पार्टियां थी, और गुजरात के मुख्यमंत्री को 3 दिन धरने पे भी बैठना पड़ा कांग्रेस से डिमांड करने के लिए। कोई गलत नहीं है, विकास फिर भी हुआ। तो इसका मतलब ये प्रपोजिशन गलत है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी शीला जी के अंडर में, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी दिल्ली का क्या हाल हो गया। तो ये प्रपोजिशन गलत है। आज राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है। राजस्थान में बुरा हाल हुआ पड़ा है, बाईपोल्स हार गए ये लोग। तो इसका मतलब सेम सरकार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉट इज इट दैट यू नीड? अ स्ट्रॉन्ग लीडर एट द सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर इन द स्टेट। स्ट्रॉन्ग लीडर एट द स्टेट कैन बी from this party or from this party or from this party, but you need a strong leader, right? और आज बीजेपी और कांग्रेस के पास दिल्ली के अंदर कोई नेतृत्व नहीं है, they are in shambles. You are the strong leader that Delhi should elect, and will you work in cooperation with the Prime Minister to give Delhi a good governance? Obviously, आप चुनाव के पहले अलग अलग पार्टियां हैं, जीतने के बाद मैं मुख्यमंत्री हूं, वो प्रधानमंत्री हैं। हम लोग फिर बीजेपी कांग्रेस थोड़ी होते हैं। उसके बाद तो आप बात करते हैं, काम करते हैं, साथ मिलकर ही काम करना तो पड़ेगा। जो कैंपेन के दौरान जो बिटरनेस है उसको आप भुला के आप प्रधानमंत्री के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर काम करें। बीजेपी नहीं, केंद्र सरकार के साथ। केंद्र सरकार तो बीजेपी की सरकार है। जो भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वहां कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो जेडीयू का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एडीएमके का प्रधानमंत्री हो, यहाँ पे चाहे वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, चाहे कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर हो, सबको मिलकर काम करना पड़ता है। उसके बाद आप देश के लिए सोचते हैं। अरविंद जी, आपका जो सिंबल है यहाँ पर, दिस झाड़ू सिंबल, इट्स बीन अप्रोप्रिएटेड बाय स्वच्छ भारत एंड द बीजेपी एंड द गवर्नमेंट। एक्चुअली कई लोग तो मुझे उल्टा बोल रहे हैं, परसेप्शन उल्टा हो रहा है कि उन्होंने भी झाड़ू का प्रचार शुरू कर दिया। मतलब आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे एक वो घूम रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी ने झाड़ू उठा रखा है और लिखा हुआ है कि झाड़ू ही देश को साफ कर सकती है, और नीचे लिखा हुआ है इस बार झाड़ू पे बटन दबाएं।
अच्छा, ये आप अपना मैं नहीं कह रहा, व्हाट्सएप पे चल रहा है। अच्छा, क्या ये आप इसके पोस्टर्स बनाएंगे? मैं पोस्टर्स बनाएंगे आप? आपके पास संगठन तो है, लेकिन संसाधन आ गए आपके पास? नहीं नहीं, मैं ये तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे ये आजकल घूम रहा है, तो झाड़ू का अच्छा प्रचार कर रहे हैं वो लोग, एंड आई अप्रिशिएट दैट। हमारे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। पिछली बार हमने 20 करोड़ रुपए में चुनाव लड़े थे, इस बार मैक्सिमम 30 खर्च हो गए सारे 20 करोड़? वो तो उसी टाइम हो गए थे, उसके बाद और आए थे। इस बार मैक्सिमम 30 करोड़ इकट्ठे कर लेंगे, 40 करोड़, इससे ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं है। वो लोग 4000 करोड़ खर्च करेंगे। आप मांग रहे हैं पैसे? हम मांग रहे हैं लोगों से, वही मैं आ रहा हूँ उस पर। तो बहुत अनइक्वल फाइट है। तो मैं केवल लोगों को यही कह रहा हूँ कि भाई 49 दिन मैंने सरकार चला के दिखाई थी। अगर आपको वो सरकार पसंद आई, अगर आपका भ्रष्टाचार कम हुआ, अगर आपके बिजली पानी के बिल कम हुए, अगर आपके बच्चे का एडमिशन हुआ, तो ये चुनाव आपको लड़ रहे हैं, आपको जिताना है, आपको मुख्यमंत्री बनना है, मेरे को नहीं बनना मुख्यमंत्री। तो आप घर घर जाओ और हमारे लिए वोट मांगो, आप हमें डोनेशन दो। मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। और आप स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं? सर, जनता देगी स्टेबल गवर्नमेंट, मैं कौन होता हूँ? मैं तो एक वोटर हूँ। पिछली बार तो दिया नहीं उन्होंने आपको वोट। इस बार देगी जनता, अगर उनको 49 दिन अच्छे लगे तो आपको नहीं लगता कि ये 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट फिर से होने वाला है? 2 कॉर्नर है इस बार। तो कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बेकार करना है। तो ये आपने कांग्रेस को कहा है कि आपको सपोर्ट दें, क्योंकि 3 कॉर्नर है नहीं, अब 2 कॉर्नर है? नहीं, कांग्रेस की सपोर्ट